अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। प्रोग्राम के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब तातीलात पर हैं। उनकी अदम मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। सबसे पहले साल नौ की मुबारकबाद। साल 2024 इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है। इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियाँ जो हैं तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खदशात पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं, उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ नौइयत के खदशात उन्हें भी हैं। ऐसी सूरत हाल में होने वाले इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी और क्या ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात का इनेकाद हो भी पाएगा? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है अज़हर सदीक साहब, जबकि कादिर मंदोखेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। निहाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा, जो सूरत हाल है, एक सियासी जमात नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हो रहे, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी के प्रपोजर सेकेंडर ठीक है, दुरुस्त है, उसी हल्के से है, उसकी लायबिलिटीज अगर क्लियर है, उनके कागजात दुरुस्त हैं आइन कानून के मुताबिक और जो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन के, तो फिर एक्सेप्ट होना चाहिए। मगर अगर दुरुस्त नहीं है और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए या इल्जाम लगाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही, क्योंकि मैंने देखा एक जमात है पीटीआई, उसके 2400 लोगों के कागजात नामजदगी जमा हुए और फिर उन्होंने कहा 380 लोगों के रिजेक्ट हुए। तो ये एक प्रोपेगेंडा मशीन के और मुहिम के तौर पे भी लगाया गया है कि 2400 के तो जमा करा दो 2100, और फिर उनमें से चंद सौ अगर डिसमिस भी हो गए या रिजेक्ट भी हो गए तो फिर उसको बहाना बना करके इसको कंट्रोवर्शियल बनाना है। तो सबसे पहले मैं उस जमात के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि कागजात जमा करने से पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जरूरियात है, जो उसके तकाजे हैं, उसको देख ले, और उसके बाद अगर ना हो तो फिर उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे अपील के राइट्स हैं। उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका वावेला करके आप इदारों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप मजलूमियत का कार्ड खेलना चाहते हैं। मजलूमियत का कार्ड ना खेलें, क्योंकि आप जालिमों में से रहे। आपने 2018 में लोगों को कार्ड, आपने तो बक्से उठा लिए थे, डस्का में तो अंधेरे में बक्सा गायब हो गया था। आप मजलूमियत का कार्ड नहीं, आप बताएं लोगों को कि हमने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान पे। आप किस बात की मजलूमियत का रोना रो रहे हैं? जेल तो दूसरों को भी आपने भेजा, पीपल्स पार्टी के भी लोग गए, एमक्यूएम के भी गए, मुस्लिम लीग के भी गए, जेयूआई के भी गए, और इस तरह की वारदात तो होती। आप ये बताएं कि आपने जो जुल्म किया पाकिस्तान के निजाम के ऊपर, उसके बारे में बात करें। हाँ, जिनके भी नॉमिनेशन पेपर अगर दुरुस्त है तो उसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको उतना ही हक है इलेक्शन में हिस्सा लेने का। लेकिन सिर्फ एक ही जानिब हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो नॉमिनेशन पेपर है वही रिजेक्ट हुए। बाकी जो आपने तजवीज़ और तायद कुनिंदगान की बात की, तो उनकी वीडियोस भी बहुत सारी सामने आई कि लोगों को उस तरह से आरओ ऑफिस में ही जाने नहीं दिया गया। देखिए, ये सारी वीडियो, ये सारे ऑर्गेनाइज चीज थी। तो ये अगर इनको नहीं जाने दिया गया तो ये 2400 लोग कैसे चले गए? 2400 लोगों ने कैसे जमा कर दिया? चंद एक लोगों को एक वीडियो बनाई गई ताकि सोशल मीडिया पे रियासत इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। इसके लिए एक पूरी कैंपेन बनाई, बड़े डिजाइन किया ताकि पूरी दुनिया में बताया जा सके कि हमारे कैंडिडेटों को जाने की मौके नहीं दिए जा रहे। और इनके साथ शायद सरकारी एहलकार भी मिले हुए हैं जो इनको मजलूम बनाने के एक मुहिम पे और मिशन पे लगे हुए हैं। किस बात के मजलूम? जब 2400 लोगों ने इनके जमा कर दिए तो फिर किस बात के मजलूम है? मैं ये इमरान खान साहब नाहल है, तो ये इमरान खान साहब को कवरिंग देने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी चीज इनके नहीं। अगर इन्होंने लोन लिया है तो उसकी लोन वापस भी तो करना होता है ना। जिन लोगों के अगर डिसमिस हुए, अगर इन्होंने बिजली जलाई है तो उसके बिल भी देना पड़ता है। अगर इन्होंने गैस इस्तेमाल किया तो उसके बिल भी देना पड़ता है। अगर कोई सरकार या किसी भी इदारे की कोई चीज ली है तो मुफ्त में तो नहीं ली है वो, या अगर किसी बैंक से लोन लिया तो लोन वापस तो करना होता है, या वापस करने के शेड्यूल पे अमल दरामद तो करना पड़ता है ना। सिर्फ इनके साथ ये एक प्रोपेगेंडा है, बाकी भी तो और जमाते हैं, किसी ने ये शिकायत नहीं की। 2400 सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर इनके जमा हुए, 2400।
चलें, कादिर मंदोखिल साहब, आप पॉलिटिशियन हैं, रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। आप क्या देखते हैं इस सूरत हाल को कि क्या ये दुरुस्त है कि एक ही सियासी जमात के इतनी बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट कर दिए गए? जी, मैं कहूँगा बहुत बड़ी ज़्यादती है। इलेक्शन के ऊपर जो लोग मेहनत से सीट निकाल रहे, मुझ जैसे कारकुन के और उनकी रिज़ल्ट पे भी सवालिया निशान बन जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने फ्रॉड करना था या जो धांधली करनी थी, उनकी ये सारे सबूत है, ये सारे एक रिहर्सल है। और मैं तो शदीद मुखालफत करता हूँ, शदीद मज़म्मत करता हूँ इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर, डिप्टी कमिश्नर आरओ के किरदार के ऊपर। और आप एक सियासी पार्टी पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और उनके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब को किसी कोर्ट ने नाइल किया है तो नवाज शरीफ साहब को भी नाइल किया है। और आज से 2 महीने पहले से नियाल हाशमी साहब भी मेरे साथ शो में बैठते रहे। मैं ये कहता था कि नवाज शरीफ साहब नाअहल है और उसका सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी। अब देख रहे आज बेंच बन गया। कल जो है ना वो 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो लोग नाइल हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब या दूसरे तीसरे, उनके केस का फैसला करेंगे। तो मैं उस आरओ से पूछना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के कागजात आपने कैसे एक्सेप्ट कर दिए? अभी तो अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन के हक में आ जाए, मगर उससे पहले आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? दूसरी तरफ आपने इमरान खान साहब की अभी ताज़ा उसकी अपील चल रही है, वो आपने कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो यकीनन रिजेक्ट करना चाहिए, वो अपील करेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये दोहरा मयार और आरोज तो उससे तो कोई गिला ही नहीं है। सारे डिप्टी कमिश्नर फंडर 35 साल से मुस्लिम लीग नून ने जो चपड़ासी भर्ती की है वो भी गालबन अभी प्रमोशन हो के डीसी बन गया होगा, तो उन्हीं के ज़रिए वो इलेक्शन करा रहे। तो ये आम जो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपने हल्के को निकाल रहे हैं मेहनत से, उनकी इलेक्शन को भी ये दागदार कर रहा है, उनको भी शक की नज़र से पाकिस्तानी अवाम देखेगी। तो मैं लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं मियां साहब के नॉमिनेशन पेपर के बारे में, आप ये बताएं, आपके पास भी तो राइट था, आप जा सकते थे आरओ के पास नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, आपकी जमात जा सकती थी, आपका कोई कैंडिडेट जा सकता था, किसी ने चैलेंज नहीं किया? देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैंने तो पूरे पाकिस्तान का ठेका नहीं उठाया और यकीनन जो लोग गए हैं वो भी पाकिस्तानी है। मेरे हल्के में शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के कागज़ मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद मंतकिल ने चैलेंज किए है, गो के आरओ ने उसको रिजेक्ट किए है, यानी पेपर एक्सेप्ट किया है। तो हम ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो करोड़ों रुपए के जायदाद शो किया है उसकी मनी ट्रेल शो नहीं की है। करोड़ों रुपए अपने ख़ानदान वालों को जो गिफ्ट दिया है उसकी मनी ट्रेल शो नहीं की है। और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब 16-17 महीने रहा है, वहाँ उन्होंने क्या मरात ली है उसकी सर्टिफिकेट या उसकी ऐसा सबूत हो कि उसने कंपनियों से जो ना वो डिस्टेंस कर सके, ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है। जो बंदा कोई वज़ीर बनता है या वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो अपना बिज़नेस जो है ना उससे अलग होता है। तो शहबाज शरीफ साहब तो बिज़नेस से अलग हुए नहीं है, ना उनके कागजात में इस तरह कोई चीज़ ज़ाहिर हुआ है। तो हमें जो कैपेसिटी हमारी है अपनी हल्के तक तो हम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों भी वो तो पाकिस्तानी हैं जिनने नवाज शरीफ साहब के केस किए हैं। लेकिन यकीनन जो है ना ये कल का फैसला जो है ना वो उसके ऊपर असरअंदाज होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी नाइल हो जाए, जहांगीर तरीन साहब भी, लेकिन मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की फैसले की अभी तशरीह आना बाकी है। गो के मुस्लिम लीग नून वाले ये कहेंगे, अभी नियाल हाशमी साहब भी आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम किया गया। इलेक्शन एक्ट की कोई औकात नहीं है आइन की आर्टिकल 62 और 63 के अंदर। और फिर दूसरी बातें, दूसरा अगर वो प्ली ये ले रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे वो उसे बरी हो गए, यकीनन ये भी पाकिस्तान का एक अजूबा केस है जो 4 साल बाद अपील भी मंजूर होते हैं, जबकि अपील का टाइम 20 दिन होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के का नाइल किया तायात वो 621F के तहत, यानी मिस डिक्लेरेशन, यानी वो सारी चीज़ें जो फैक्ट है वो छुपाना, उनके किसी सज़ा से किसी कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कुछ सिंपल से, जैसा हमने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दरख्वास्त दी है, वहाँ भी कोई दरख्वास्त देता तो उसके पेपर जो है ना रिजेक्ट होने थे, और वो वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर वो इलेक्शन एक्ट मोतबर है, अगर नवाज शरीफ साहब आयल है, तो कल सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी बेंच है तो वो किस लिए बैठा हुआ है? सवाल आपके सामने। चले अजहर सदीक साहब, अब आपके सामने है, मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि तो आपने ये मौका ज़ाया कर दिया, बाकी अपने नॉमिनेशन ठीक तरह से फाइल क्यों नहीं किए जो रिजेक्शन हो गई?
बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बड़ा फर्क है। कादर बंदूकल साहब एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन सच बोलना ये बड़ी बात है। हालात और वाकयात को तोड़ मरोड़ के बयान करना ये अच्छी आदत नहीं है। और जिस तरह कादर बंदूकल ने बड़ी वजाहत के साथ बता दी है, और ये हकीकत है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है, एक सियासी जमात की तरफ झुका हुआ, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। उस सियासी जमात के कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, यानी कोई सुपरा इंटेलिजेंट नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ तो ना कि बहुत सुपरा इंटेलिजेंट हो, और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से क्या फेस कर रही है। पहले जनाब कई पार्टियां तोड़वाई गई, तोड़वा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू हुए, फिर हमने सामने देखा, फिर वो कैंडिडेट को गायब किया गया, फिर प्रपोजल और स्कैंडर बता दें इनमें से किसी सियासी जमात के प्रपोजल और स्कैंडर उठाए गए हैं। मैं तो मेरे भी प्रपोजल और स्कैंडर उठाए गए, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। बातें सिर्फ वाजी है कि इलेक्शन अब कल लग गया है ना लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब तो हर एक कह रहा है, पूरी दुनिया में ये बात आवाज उठ गई है, और जितनी बड़ी तादाद के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद, एक सियासी सबके मुस्तरद, तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन क्या, और यहाँ देखे ना, नवाज शरीफ तो ताहियात नाअहल है, 62 है, और जो तरमीम की है कौन सी पार्लियामेंट में की है, वो जो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी सियासी जमात के बावजूद इस्तीफे दे दिए थे, इस्तीफे मंजूर कर लिए। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि इस्तीफे खत्म हो गए, लेकिन आपने मौका दिया ना उनको, अकेले खेलने का मौका दे दिया नेशनल असेंबली में। नहीं, उसके बाद देखे ना, हम आ गए ना, हमने कहा इस्तीफे गलत हुए, हम आ गए असेंबली में, लेकिन हमें असेंबली में बैठने नहीं दिया गया, और इंट्रा कोर्ट अपील में वो सस्पेंड करा लिए गए। सवाल तो बड़ा वाज़ेह है ना। और जो 232 सेक्शन में, जब कादर बंदूकल बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। 232 सेक्शन के अंदर आप तरमीम करके ये कहें कि उसका इतलाक आर्टिकल 62 भी हो जाएगा। आर्टिकल 62(1)(f) जो है ये अहलियत का आर्टिकल है, यानी अहलियत आपकी, यानी एक बंदा सादक है नहीं, अमीन है नहीं, अब सादक, और आप इसमें कोई शक नहीं आता, दो हजूर नबी क्या है, एक आदमी को सच्चा नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर की हद तक है, यानी इसको आप दुनिया के सारे कामों में नहीं लगा सकते। 62(1)(f) को 63 के हद तक वो दिए हुए हैं, और वो बड़े कम है। वो क्या है, दोहरी शहरियत है, सजा याफ्ता है, आपने टैक्स डिफॉल्टर है, लोन डिफॉल्टर है, इसके अलावा और क्या है? वो कहाँ लिखा है कि आप अगर इश्तिहारी है तो आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे? आपने अभी बिल आज का दिया नहीं है, वो भी 30 जून तक की जो डिफॉल्ट होता है वो कलमुलेट होता है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न है, वेल्थ स्टेटमेंट, एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और याद रखिएगा, अगर 95% इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो है ना ये कागजात नामजदगी मंजूर कर ले रहे हैं, मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ, आपको ये उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल्स में आपको इंसाफ मिल जाएगा, नॉमिनेशन पेपर वहां से एक्सेप्ट हो जाएंगे? मैंने एक एक कागज देखे है ना, मैंने सारे देखे, डाटा सारा हमने देखे। और ये वजह क्या थी? हमने कहा कि इंतजामिया से ये आरओ लेंगे तो ये हाल होगा, इंतजामिया से आरओ लिए तो ये हाल हुआ ना। और अल्टीमेटली आज भी साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं तो इंतजामिया से आरओ आपको हटाने पड़ेंगे। आप जुडिशरी से लेकर आए आरओ, वो जुडिशरी वाले आरओ बेहतर तरीके से इस मामले को देखेंगे। अब तो तजर्बा भी कर लिया है। अब ये, लेकिन अगर आपकी इस बात को आगे बढ़ाएं, अगर आपकी बात मान ली जाए, अगर जुडिशरी से लॉ ऑफिसर जो है उनको आरओ बनाया जाए तो इलेक्शन तो फिर 8 फरवरी को नहीं हो सकते, ये तो आगे जाएंगे। मैं बता देता हूँ, देखिए एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आगे इलेक्शन स्कीम की बात है और पोलिंग। अब हम तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, हम आखिरी लोग होंगे। हमने तो हम दूर दूर तक हम नहीं चाहते किसी तरह से भी इस सारे फसाइयत के दौर में, तकलीफ और तंगदही के दौर में, इस जुल्म और जबर के दौर में इलेक्शन लड़ना है, हर हालत में इलेक्शन लड़ना है। और अगर आरओ तब्दील हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस आरओ के जरिए लड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी अदालतें इस सारे मामले में खामोश बैठ जाएंगी। आरओ अब आप बदल के सिर्फ इलेक्शन होल्ड कराने हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, यानी जो लोग आदमी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी आपके सामने सरदार लतीफ खोसर साहब के साहबजादे बाजियाबी के हवाले से मामला चल रहा है, उमर डार की बाजियाबी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट मामला चल रहा है। भाई इनका क्या कंसर्न है? जब शेख दस्ती ने जो इल्जामात लगाए हैं, क्या कोई है? मुझे बता दे, मीडिया और सोशल मीडिया इतना कुछ बता चुका है, इतना कुछ भरा पड़ा है, आंखें बंद करके भी कि हाँ झूठ बोलना चाहे हम अगर फसाइयत को सपोर्ट करना चाहे, फिर मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। अभी आप जो है ये देखें ना, 2013 के इलेक्शन जो है आरओ के इलेक्शन कराए गए, उस टाइम आपने धरने दिए। लेकिन जरा निहाल हाशमी साहब से बात कर लें। हाशमी साहब ये देखें, वो कह रहे हैं आरओ जो हैं इसी तरह रह जाएं, यही सिस्टम चल जाए, लेकिन इलेक्शन करा लें। ये आपका रवैया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मजलूमियत है वो उसकी मकबूलियत में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो कह रहे हैं इलेक्शन करा लें बस। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं
इनको पता है कि ना ये मजलूम है ना महरूम है, ये जालिमों में शुमार होते हैं। इनको ना इन्होंने तो इस्तीफा दिया, इनके तो साथी और ये कह रहे थे कि आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, उड़ा दो, ऐसे ऐवान को उड़ा दो। तो इनका बिलीव ही नहीं है इलेक्शन में, इनका बिलीव ही नहीं है जमहूरियत में, इनका बिलीव ही नहीं है आईनी और कानूनी इदारों के ऊपर एतमाद करने पे। ये तो नहीं मालूम कौन से इनकलाब के घोड़े पे बैठे हुए हैं। कि आपको याद होगा नीला गुंबद लाहौर में भी जब मुश्तरका जलसा हुआ था, इनका और इमरान खान साहब भी थे और दीगर लोग भी थे, तो इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की थी, और उसी का तसलसल चलता रहा। और फिर ऐसा भी वक्त आया कि इस्लामाबाद के इंसान को डरा, दहशत पैदा किया, इमारतों पे पथराव किया और फूल पौधे दरख्त और पेड़ों को भी इन्होंने जला दिया। तो ये तो इलेक्शन ये बहाना कर रहे हैं, ये इलेक्शन से भागने का एक इनका बहाना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बहानेबाजी के तलाश कर रहे हैं और अपने आप को जाली मजलूम बनाने की कोशिश करें। ये कोई मजलूम है ना महरूम है, इनको बोले ये आए, अपने मंशूर के साथ आए, अपने कारनामे के साथ आए, अपने कारकर्दगी के साथ आए, आके बताएं कि 44 महीने जिन्होंने हुकूमत की, कितने कर्ज लिए, कितने ईंट लगाए, कितने पाकिस्तान की मईशत को, दिफा को मजबूत किया, कितने नौजवानों को नौकरी दी, कितने मकान बनाए, कितने सैलाब ज़दागान को आबाद किया, पाकिस्तान में की खारजा पॉलिसी कितनी स्ट्रॉन्ग की, कश्मीर का मसला कितना हल किया। इनको बताएं, ये सब बातें करिए, मजलूमियत का रोना ना रोए। पाकिस्तान की कौम इनको पहचान चुकी है, इनको जान। जी निहाल हाशमी साहब, चले ये बता दें, भी आप बात परफॉर्मेंस की कर रहे हैं, लेकिन आपको विद इन पार्टी, उनको तो चले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उनके ये शिकवे हैं, लेकिन आपको विद इन पार्टी काफ़ी मसाइल का सामना है। साबिक गवर्नर है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया हम न्यूज़ को ही, और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जब एक तरफ आप लोग वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाए हुए थे, उसी टाइम पीरियड में किस तरह मुज़ाकरात कर रहे थे। ये एक छोटा सा ये क्लिप है, ये पहले मुलाहिज़ा कीजिए और फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। से भी तासुर है कि मैं कोई रेगुलर कांटेक्ट में था फौज के साथ या उनकी लीडरशिप, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसे था। मैं 6, 7 साल 8 साल में 2 दफा मिला था, उससे ज्यादा ना मिलने की मुझे इजाजत थी और ना मैं चाहता था कि पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा। पर वो खुद से मिले थे या पार्टी की जानिब से आपको कहा गया था मिलने के लिए, मियां साहब की तरफ से, मरीम साहब की तरफ से? यार मेरा ख्याल है अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये कभी और मेरे किताब जब आएगी फिर पढ़ लीजिएगा। ये देखें जी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब किताब लिखने के प्लान किए हुए हैं। क्या आएगा किताब में? जो कुछ आएगा आप भी और हम भी पढ़ लेंगे। उन्होंने तो कोई नहीं कहा कि पार्टी ने, ये उनके जाती दोस्त रहे, एक मोहल्ले में रहे, दोनों के वालिदैन फौज में रहे, उनको वो हमेशा कहते रहे कि हम, मेरा और बाजवा साहब का एक बड़ा पुराना रिश्ता है। तो ये इसमें अगर उन्होंने एडमिट कर लिया कि पुराना रिश्ता है तो इसमें अचंभे की क्या। लेकिन एक तरफ उसी टाइम पीरियड में आप देख लें कि एक वोट को इज्जत दो का बयानिया चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में हमने देखा उसके बाद जो पूरा मुल्क का सियासी सिनेरियो बना, तब भी चल, आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा इंशाल्लाह। वोट को इज्जत देके हम जमहूर को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को। वोट को इज्जत दो का बयाना कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं 2019 से राब्ता था बाजवा साहब से, और उसके बाद ही पूरी सियासत जो है तब्दील हुई। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब अपने कौल फेल के खुद जिम्मेदार हैं। वो अगर आप उनको संजीदगी से ले रहे तो आप उनसे पूछें। मैं नहीं समझता, आप मुझसे जवाब तलब। आप ख्वाजा आसिफ साहब को संजीदगी से नहीं ले रहे? नहीं, आप उनसे पूछें अगर आप उनको संजीदगी से ले रहे तो। चले मंदो खेल साहब, आप बता दें, आप भी उसके बाद हिस्सा रहे जो पूरा पॉलिटिकल चेंज आया मुल्क में, तो ये रवाबित जो थे ये उस टाइम पीरियड में होते रहे, कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जिस ख्वाजा आसिफ की बात को ये संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को लाने वाला ये है। और आपको याद है इसने असम्बली के बाहर में उस वक्त मौजूद था, उसने तकरीर की थी, उसने कहा नवाज शरीफ ज़ीरो रिस्क पे आएगा, यानी जो टोटल यकीन दयानी कराने के बाद वो आएगा। और फिर मैं सद के जाऊँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कि जैसे उनको ताल्लुकात का पता चल गया है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और यम बीबी ने, दोनों ने अपना तर्जमान बना दिया है। और देखें अभी तर्जमान का जो किताब है वो माजी की किताबों से अलग होगा या उससे ज़्यादा भयानक होगा, ये तो वक्त बताएगा। दूसरी मोहतरम निहाल हाशमी साहब फरमा रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पे होगा, तो यकीनन कारकर्दगी 16 महीने की PDM की हुकूमत जिसमें हम भी सदार थे, जो हमारे पास वजारतें थी, उनका भी कारकर्दगी ज़रूर होगा। आज 2018 में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आए थे यहाँ पे
और उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया था कि मैं बल्दिया टाउन, मेरे हल्के का नाम है बल्दिया टाउन, जिस वक्त बैठा हूँ आपसे मुखातिब हूँ, NA242, यहाँ की गलियाँ हम लाहौर की गलियाँ जैसे बनाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना वो मॉडल बनाएंगे जो कराची का पहला मॉडल होगा। पलट के दोबारा नहीं है, अल्लाह ने उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिए जरदारी साहब के ताउन से, अल्लाह ने वज़ीर ख़जाना बना दी इनकी मिफ्ता इस्माइल साहब को, ये पलट के वापस नहीं आया। और 2 दिन पहले कराची में जो उन्होंने अपने इन कारकुनों को, जो पूरा कराची को NA242 के समेत आवारी टावर में वहाँ बुला के और उनसे कहा कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो कराची और हैदराबाद मोटरवे बनाएगा, अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो टैंकर माफिया जो ना खात्मा होगा। अभी भी वो ये नहीं कहता है मैंने बन जाऊँ, काम नहीं करूँगा, शर्त ये है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो मेरे भाई दूसरी तरफ आपके सामने एक जाला है, मैंने जो 22 महीने तक सिर्फ मैंने 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर करा है, मैंने यूनिवर्सिटी मंजूर करा है, 50,000 से ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए गरीबों की रजिस्ट्रेशन कराई, 8 महीने नादरा की वैन चलवाई, घर घर शनाख्ती कार्ड बनाया है, यहाँ स्टेडियम बना रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी मंजूर कराई है, लातादाद काम ये किए। शहबाज शरीफ साहब क्या कहेगा आवाम से कि मुझे मैंने बनाओगे तो मुझे काम करूंगा? तो लोग पूछेंगे नहीं उनसे कि आप तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए अल्लाह के फजल करम से, आपने तो पलट के दोबारा नहीं है, अभी भी आपका शर्त ये है मेरा भाई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तब काम करेंगे। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगा, चाहे PTI का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, परफॉर्मेंस बेस पे होगा। और आज ये हलम है कि नून लीग और MKM एक दूसरे से मिन्नतें करें, खुदा का वास्ता मंदोखेल के मुकाबले में इकट्ठे होते हैं और वो दूसरे इकट्ठे नहीं हो रहे। जमीयत NP की मिन्नतें करे, खुदा का वास्ता मंदोखेल के मुकाबले में इकट्ठे हो जाए। तो मंदोखेल ऐसे किस बला का नाम है जो MKM की तारीख में पहला इलेक्शन वो इतिहाद की सूरत में लड़ रहा है, जबकि MKM है ही नहीं, वो PSB है। निहाल साहब इसका जवाब ले लेते हैं, पाकिस्तान अलग है। और साथ में ये भी बता दें कि मोहम्मद जुबैर साहब नाराज हैं क्यों? हमने देखा शायद खाकान अब्बासी साहब नाराज हो गए, काफी जो मरकजी आपके रहनुमा थे पार्टी से नाराज और पार्टी उनको मनाने में कामयाब दिखाई नहीं देती। देखिए, मैं ना मोहम्मद जुबैर साहब को तर्जुमान हूँ, ना शाहिद खाकान साहब का हूँ, ना मुझे पार्टी ने ये बात की जिम्मेदारी दी है करके नाराजों को, वो आप उनसे खुद फोन करें, खुद उनको अपने प्रोग्राम में। आप पार्टी के तर्जुमान तो है ना, पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से बता दें आपके जो रहनुमा नाराज हो रहे हैं, मना नहीं पा रहे। सियासी जमातों में समझ रहे हो भाई, लोगों की अपनी राय होती है, अपनी अपनी रिजर्वेशन। मैं एक बात जरूर करूंगा कादिर मंदोखेल से, उन्होंने जो बातें की, भाई देखें, आपने अगर लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया हुआ होता तो कराची के पानी के जो मसला है वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, आपने पानी का सब मसला हल नहीं कराया। अगर आपने मजबूत किया होता लोकल गवर्नमेंट का, तो आपको गैस का मसला, सड़क का मसला, बिजली का, गंदी पानी का मसला, सीवरेज का मसला, ये तो सूबाई गवर्नमेंट का मसला था ना मेरे भाई। MNA का काम है आइन बनाना, MNA का काम है तरमीम लाना, MNA का काम है आइन साजी करना। आप जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगा कादिर भाई कि आप MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि बल्दियात का इलेक्शन लड़ रहे हैं। MNA का इलेक्शन में ये बातें नहीं होती हैं जो बातें आप कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब से भी बात करते हैं, लेकिन ये कादिर साहब बड़ा हंस रहे हैं और कुछ बात जवाब देना चाह रहे हैं। कादिर साहब आप जवाब देते रिस्पॉन्ड कर दें। फिर आपने लाहौर के रोड क्यों बनवा रहे थे? आप लाहौर के रूट क्यों बना रहे हैं? आप बोले थे मैं कानून साजी कर रहा हूँ। गैस तो वफाक का अदारा था, मैंने 5 अरब 20 करोड़ की तरह क्या गैस का मंजूर किया है, मेगा प्रोजेक्ट मंजूर किया है, 50 अरब रुपए का पानी का मनसूबा के 5 मनसूबा जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब के किया था, एंड टाइम पे मना कर दिया, वो तो वफाक का था। सारी चीजें सूबाई गवर्नमेंट के पास थी और आप देख रहे थे कमाल काम कर रहे थे। आप देख रहे थे वफाकी हुकूमत की तरफ, सूबाई गवर्नमेंट को लोग टैक्स देते हैं, सूबे का काम है पानी देना, सूबे का काम है सफाई करना, या म्यूनिसिपल का काम है सफाई करना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कादिर भाई? आप तो पढ़े लिखे वकील है सर। चले अजहर साहब को जरा शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। अजहर साहब ये बताइएगा, प्लान A, B, C डिफरेंट प्लान बना रखे हैं आपने, इस टाइम कौन से प्लान पे अमल हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना बड़ी खिदमात है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, कुर्बानियां दी हैं उन्होंने। एक पेज पे नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, यानी जुल्फिकार अली भट्टो साहब शहादत है, मोहतरमा बेनजीर भट्टो, और उन्होंने ग्राउंड पे काम किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मां सिवाय लूट मार और लेकिन ना वो चाहे मोटरवे ले लें, चाहे मेट्रो ले लें, वो सारे लूट मार के प्रोजेक्ट थे।
ग्राउंड पे उसका कोई फायदा नहीं हो सका आज तक। हमसे पूछे ना मेट्रो ऑरेंज, हम लाहौर में है ना, हमें पता है ना कि मेट्रो ऑरेंज ने यानी आपने 350 रुपए जाया कर दिए इस कॉम। अगर अपना पीपल्स पार्टी के और पीपल्स पार्टी पीटीआई के तर्जुमान बन गए। निहाल साहब जरा मौक़िफ़ ले ले अजहर साहब का। अजहर साहब देखिए ना, निहाल हाशमी साहब का मसला ये है, शाह से शाह के वफादार हैं, इनको बुलाते हैं नहीं, ये कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है, ये आसो बैठा होता है ना, निहाल हाशमी नहीं बैठा होता वहां पर। जिस दिन निहाल हाशमी वहां बैठा होगा हमें बड़ी खुशी होगी, इन्होंने कुर्बानी दिया निहाल हाशमी ने, लेकिन निहाल हाशमी को लिफ्ट कोई नहीं, ये बेचारा कोशिश कर रहा है अपने तौर पर। लेकिन याद रखिएगा, कौम ने सच देखना है, सच समझिएगा। 40 साल प्रोजेक्ट में दिया क्या इन्होंने लोड शेडिंग, आज देखे सर्दी है, लोड शेडिंग है, 17 महीने इनकी हुकूमत थी, सर्दियों में लोड शेडिंग, आप सोचे तो सही ना। यानी हमने आपने डैम देखे, 2 पानी के डैम कितने बना दिए, हमने क्या किया, हमने हेल्थ कार्ड बना दिया, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाना, आम आदमी को। फिर कोरोना के दिनों में इकोनॉमी कहां से कहां ले गए। लेकिन मैं इन चीजों में अभी नहीं पढ़ना चाहता, अभी जरा समझिएगा अभी वजह क्या है। जब कहने के लिए कुछ नहीं, हम झूठ कितना बोलेंगे। यानी वो सियासी जमात जिसका ग्राउंड पे है ही कुछ नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ आया है, जलसा सिर्फ एक कर सका लाहौर के अंदर, सारा रेंटे क्राउड, 10% लाहौर का क्राउड, और उसके बाद कोई नहीं, वो बैठा हुआ कमरे में बैठकर इंटरव्यू करता फिर रहा है, अवाम को बेवकूफ बनाता फिर। और भाई ग्राउंड में निकल के जाके दिखाओ, बताओ कि वोट लेने के लिए है। तुम लोग तो इलेक्शन कराने नहीं चाहते, और इलेक्शन कराना चाह रहे होते तो ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे जो मैं बात बता रहा हूं कि इस वक्त वजह क्या है कि आप देखें, मानना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दिक्कतों और मुसीबतों और मसलों में चल रही है, लेकिन वोटर उनका आज भी खड़ा है। मैं खुद गया हूं अपने इलाके के अंदर, वहां जाके लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह निकली है, बिलावल भुट्टो जिस तरह ग्राउंड में निकले हैं, इन्होंने देखे एक जमहूरी तरीके से, इन्होंने ये नहीं किया कि पाकिस्तान तहरीके साहब के साथ ज्यादती हो रही है सपोर्ट करें उनको। इन्होंने कहा प्लेइंग फील्ड दे, लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये बैठकर, और जो देखिए इन्हें पछतावा भी है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हुआ बड़ी ज्यादती हुई है। और ये, लेकिन आप अंदाजा लगाए वो इसको बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। वो भाई अभी तक देखे जो 9 मई का वाकया हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत है, लेकिन किसी अदालत ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया। जो वाकया हुआ है सारी पुरजोर मजम्मत है, लेकिन क्या हो गया, ये तो सारा कुछ हम देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये ज्यादती हो रही है। ये ज्यादती मौका था इनके पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बड़ा बेहतरीन मौका था ये जमहूरियत को मजबूत करने में। हाँ, लेकिन वजह क्या है कि इन्होंने वोट को जो 2 का नारिया जमीन के नीचे चले, नून लीग के पास मौका था। आप जरा अपना बता दें, आप किस प्लान पे खड़े हैं? प्लान A, B, C जो हालात हैं, क्या इलेक्शन के बायकॉट की तरफ भी जा सकते हैं? पहली बात तो बड़ी वादे तौर पर है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह 15 जनवरी से पहले, अब रह गया है सिर्फ एक रह गया तोशा खाना वगैरह की जमानतें होकर इंशाल्लाह वो बाहर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, किसी सियासी, कोई माई का लाल नहीं है, किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। इनको डर है कि बल्ला ग्राउंड पे रहे, बल्ला इंशाल्लाह ग्राउंड पे रहेगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे और सबसे बड़ी जमात के तौर पर इंशाल्लाह उभरेंगे। अगली बात साथ ले ले, इमरान खान साहब बाहर हो या अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन होगा और वो बड़ी तादाद के अंदर। उसके बाद हमारा बड़ा मैसिव प्लान है, हमने ग्राउंड पे जब उसकी इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, टैक्स रेवेन्यू बेस कैसे बढ़ाना है, तालीम के बयान में हमने कहां लेके जाना है इस मुल्क को, वो सारा, और जुडिशियल सिस्टम जिसकी वजह से हम लोग भुगत रहे हैं वो कैसे ठीक होगा, वो भी एजेंडा हमारे सामने मौजूद है। हमारे पास ग्राउंड पे इतनी चीजें हैं, आप फर्क देखिएगा। और इस वक्त जो है ना, हमने जो तजर्बा कर लिया है ना, हमने देख लिया कि ब्यूरोक्रेसी बदल नहीं करती, हमने देख लिया कि एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक नुक्ता नजर है। हम यहाँ लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, लोग आगे आएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे कि इस मुल्क को कहां लेके जाना है। मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर हम लेकर आएंगे, और इसमें तो जो सियासी जमात हमारा साथ देगी हम उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन हम किसी भी मुल्क दुश्मन सियासी जमात या ऐसे लोगों के जिन्होंने लूट मार की हो, इस मुल्क के साथ तबाही की हो, उसका शायद हम साथ ना दे सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिस्ट में से निकल गई है आपके लिए, बाहर यही लग रहा है। चले अभी ये ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद निहाल हाशमी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वो क्यों नहीं अवाम में नहीं कर रहे। अभी एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। निहाल हाशमी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब, वो अवाम में उस तरह से नहीं निकल रहे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं, शेखुपुरा भी गए हैं, जंग भी गए हैं, लेकिन मियाँ साहब सिर्फ बोर्ड मीटिंग तक ही महदूद हैं। अवाम में कब आएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से अदर साहब को पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी ज्यादती है जो इनके साथ रवा रखा गया, और ये क्या फर्क लाएंगे जो 44 महीने माने 4 साल इनकी हुकूमत थी, उसमें क्या फर्क लाया था। कितने इन्होंने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए थे, कितनी सस्ताई की थी, कितने नौजवानों को रोजगार दिया था, कितने गरीबों को घर दिया था, ये जरूर अगले प्रोग्राम में है बताएं। अब आपने जो पूछा है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो मियां नवाज शरीफ साहब इनके तरह कोई फारिग बैठे हुए नहीं थे। ये उन्होंने 2800 लोगों को इंटरव्यू करते रहे, और एक एक जो मेंबर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, एक एक कारकुन से लेकर क़यादत तक, और पूरी बोर्ड 33 लोग बैठी होती थी। आपने मीडिया में देखा होगा, एक एक आदमी को पूरा पूरा मौका दिया गया। ये इनके तरह नहीं है कि जो जिसने कहीं पे जाकर के गाली गलौज कर दिया, सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर दी, तो उसको टिकट दे दिया जाए। हमारी यह टिकट उस लोगों को दिया जाता है जो कि सही मानों में जमहूरी अख्तियार के पासदारी करते हैं, सियासत को इबादत समझ के करते हैं। अब मियाँ साहब का इलेक्शन का ये फेज खत्म हो गया। टिकट के ऐलान होते ही हम फिर अपने अपने इलेक्शन में, और उनके गैर हाजिरी में शहबाज शरीफ साहब जलसे करते रहे, मरियम बीवी करती रही, दीगर ख्वाजा साद साहब करते रहे, अपने अयाज सादिक साहब करते रहे। मैं खुद यहाँ पे 3 जलसे कर चुका हूँ सिंध के अंदर, तो हम तो जलसे कर रहे हैं, हम कोई जलसों से नहीं रुके हैं। मियाँ साहब को अपना पूरा शेड्यूल, हम जो कारकुन है वो तय कर रहे हैं, जिम्मेदारान तय कर रहे हैं। मियाँ साहब को एक शेड्यूल के मुताबिक हम मुख्तलिफ जो भी जगहें हैं वहाँ पे जलसे के लिए लेके जाएंगे, और मियाँ साहब निकलेंगे। और सबसे फिर जब मियाँ साहब निकलते हैं तो फिर ये कहते हैं मियाँ साहब क्यों निकले। तो मैं समझता हूँ कि ये ना निकलने में इनको चैन है, ना उगलने में इनको चैन है। अच्छा चलिए, जो टिकट्स की तकसीम है उस पर भी काफी मुश्किलात का सामना है। लाहौर की सीट हो, रोहेल असगर साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, फैसलाबाद में भी राजा रियाज हैं, वहाँ भी यही सूरत हाल है। इस तरह सियालकोट में भी हमने देखा, नारोवाल में भी यही सूरत हाल है। तो ये मसाइल कैसे हल करेंगे? टिकट्स की तकसीम में खासा मुश्किलात का सामना है आपको। जनाब जमा खाते रखें, इंशाल्लाह ये मसाइल ऐसे हल होंगे जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है, हम निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। पहले भी ये मुश्किलात रही है, आइंदा भी रहेगी। बड़ी सियासी जमातों में जहाँ पे बहुत मुतहर्रिक लोग होते हैं, जिसके सीट के लिए लोग अपने तन धन मन की बाजी लगा देते हैं, वहाँ पे इस तरह के मसाइल आते हैं, और उस मसाइल को हल करने का सलीका और तरीका भी हमें मालूम है। जनाब मंजूर खेल साहब, मियाँ साहब मसरूफ़ हैं बोर्ड मीटिंग्स में टिकट्स के हवाले से। आपकी क्या आदत, ना उस तरह से कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ना कोई जलसे जुलूस, इलेक्शन में आपके सामने है, कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। मेरे ख्याल में आप अपने स्टूडियो से बाहर निकल के या थोड़ा सा वक्त मिले तो टीवी भी देखा करें कि सबसे ज़्यादा जलसे पीपल्स पार्टी ने किए बिलावल भुट्टो साहब ने। खैबर पुख्तनख्वा के चप्पे चप्पे में जलसे किए। अभी पिछले 27 तारीख को सबसे बड़ा जलसा लाड़काना में किया, जहां वो सालाना जलसा है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर हर साल होता है, लेकिन पंजाब में नजर नहीं आ रहे। असल बैटल ग्राउंड हमें पंजाब दिखाई दे रहा है। 141 सीट्स हैं। आप एक काम करें, अपनी बात में तरमीम कर ले। फिर आपका सवाल ये होना चाहिए कि पंजाब में क्यों नहीं किया है, तो फिर आपने कहा कि वो कोई नहीं निकल रहे। हम बिल्कुल फारिग लोग हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, टिकट हमारा कंप्यूटराइज्ड है। भाई हमारा भी प्रोसेस है, हमारे भी बोर्ड के इजलास हुए, उसके बावजूद चतराल से लेके पड़ाचिनार तक, पड़ाचिनार से लेके कोयटा तक, कोयटा से लेके और फिर पंजाब में अभी रिसेंटली या इससे पहले जो पीपल्स पार्टी ने जलसे किए, आपको याद है कि ये सारे आपके सामने की बातें, बल्कि पिछले महीने में उसमें पंजाब में 2 जलसे किए हैं। लेकिन सवाल ये, आप वो एक सबको एक नज़र से या तो आप देख रहे हो या आप टीवी नहीं देखते हो। तो सवाल ये कि सबसे ज़्यादा आप अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछो, सबसे ज़्यादा जलसे तमाम पार्टी में, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तमाम पार्टियों से बढ़ के हमने जलसे किए हैं और हमारे जलसे अभी जारी है। नंबर 1 बात। और इसी तरह हमारा बोर्ड का प्रोसेस चल रहा है। 3 जनवरी की CEC की मीटिंग है, जो कंप्लीट लाएमल भी तय किया जाएगा। तो हमारा तो पहले दिन से जारी है, हम तो जदोजहद कर रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, गिलगित हो, पुख्तनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, या कराची हो, या पंजाब हो, तो ये सारे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन में फिर मैं दोबारा उस बात पे आऊँगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होगा। 16 महीने की, देखिए नवाज शरीफ साहब या नूली के तहत 2017 में हमने बड़े दूध की नहरें बहाई है,
और भाई 2022 में आपने क्या किए जब आप 16 महीने वज़ीर-ए-आज़म थे? हमने 2016 में ये काम कर दिए। ओ भाई आपने 2022 में जो आप 16 महीने की वज़ीर-ए-आज़म मदोखेल साहब, आप इत्तेहादी थे, कबीना शेयर कर रहे थे, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा थे, वो 16 माह में जो कुछ हुआ आप भी जवाबदेह हैं उसके लिए। अच्छा ठीक 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 ठीक, अच्छा सवाल है, मुझे पता था आप सवाल ही करेंगे, इस वजह से मैं जवाब पहले से पता है मुझे। हमारे पास वज़ारत ख़ारजा थी, सी पैक बंद हो चुका था, हमने स्टार्ट कराया। हमारे पास वज़ारत ख़ारजा थी, सऊदी अरब ने 4% सूद पे पैसे दिए थे पिछले से पिछले हुकूमत को, और खड़े खड़े पैसे लिए चाइना से कर्ज लेके, हमने वापस सऊदी अरब से वो पैसे लिए, हमने यूएई से लिए, हमने कतर से पैसे लिए, और उसके अलावा हमने दुनिया भर में बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की जो ताल्लुकात कशीदा हुए थे वो वापस बहाल कर दिए। जीएसपी प्लस अगर आप जानते हो तो 16,000 अरब पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही है यूरोप से, वो बिलावल भुट्टो ने वो रामवार कर दिए। तो आप मुझे बता दो, वजारत खारजा की कारकर्दगी आपके सामने है। फिर अगर आप हेल्थ पे आ जाए, हमारे वजीर सियाहत अब्दुल कादिर पटेल साहब, आप हेल्थ चले आपकी वजारतें सही चल रही थी, आप परफॉर्म कर रहे थे, क्या आपने उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को बोला कि वजीर आज़म साहब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, हम आपके साथ 16 बार कैबिनेट शेयर नहीं कर सकते? सुन ले, थोड़ा सा टीवी नहीं देखते हो तो मेरी बात सुन ले। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पानी के जो टैंकर की बात की है, सिंध की हुकूमत की 15 साल की परफॉर्मेंस बताएं। अच्छा हाँ, जब जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल किया निहाल भाई, मैं देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो टैंकर माफिया खत्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, और अब निहाल भाई बता रहे हैं कि ये कानून साजी करेंगे। भाई हम उजड़ी भी उठा रहे हैं, हम खाली भी उठा रहे हैं, हम रोड भी साफ करें, गंदगी भी साफ करें, MNA बन के हमने ये सारे काम किए जो कि हमारा काम नहीं आता है। आप लीगली सही कह रहे हो, मगर शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह किए कि मैं बल्दिया टाउन की गली लाहौर जैसे बनाऊंगा, वो तो पलट के आए नहीं, उसको भी छोड़िए। टैंकर माफिया आप कैसे खत्म करें? आपके सामने मैंने एक प्रपोजल रखा था, वहां पे K5 मंसूबा, जहां से बल्दिया टाउन हब चौकी से पानी आना था, आपने तो आइन टाइम पे मना कर दिया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपके तहत सिंधवी ने क्या किया, दुनिया के टॉप हॉस्पिटल इस वक्त जो ना NICVD के नाम से है, 10 जिलों में जो ना जाल बिछाओ फ्री इलाज हो रहा है दिल का। बेनजीर ट्रामा सेंटर निहाल हाशमी साहब ने भी विजिट किया, वो कराची में सिविल अस्पताल के बराबर में 15 मंजिला बिल्डिंग है जो टॉप का है पाकिस्तान का इस वक्त। उसके बाद खैरपुर में लिवर ट्रांसप्लांट का पाकिस्तान क्या एशिया का टॉप का सेंटर है, जहां 1.5 से 2 करोड़ का इलाज फ्री में होता है। और अभी पिछले महीने में अमेरिका से भी खातून आई थी जिसने इलाज कराया। तो मेरे भाई, उसके अलावा आप अगर थर देख ले, थर में वहां थर कोल प्रोजेक्ट को हमने कहां कंप्लीट करा है, और वहां कंप्लीट करने के साथ अजहर सदीक साहब, ये सारी बातें सुन के लग रहा है वजारत खारजा जो है, हेल्थ जो है वो ठीक कर दी जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बाकी मसाइल जो है इकॉनमी ठीक कर दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। आप बताएं जनाब, आप किस परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन में जाएंगे, आपके पास क्या नारा होगा? देखिए 3-4 बड़ी वाज़ेह बातें हैं। मैं सिर्फ चूंकि मंदोखेल को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कॉन्टेक्स्ट में, देखिए उन्होंने अपने तय जितना वो कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। NICVD में चूंकि जाता रहा तो निहाल हाशमी साहब भी वहाँ बहुत जबरदस्त काम किया, तारीफ करनी चाहिए। गवर्नमेंट में जो काम हुआ हेल्थ के हवाले से बहुत जबरदस्त काम हुआ। देखिए इस वक्त इशू ये नहीं है, इस वक्त इशू जो है ना, कि वजह ये है कि यहाँ उस मुल्क में हुकूमत करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो मुल्क में हुकूमत की नहीं, इनका तो जलसे जुलूस सारे दुबई में, कतर में या लंदन में, वही कुछ देखते रहे ना। आप आप बताएं ना पाकिस्तान के अंदर क्या, और हमने पाकिस्तान में क्या किया है। 6 बड़ी चीजें आपके सामने रखते हैं। हेल्थ में जो इनकलाब आप लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, और हेल्थ प्रोग्राम जो हेल्थ कार्ड जो बनाया, तारीख में लिखा गया। एहसास प्रोग्राम के हवाले से देखिए आम आदमी की हद तक कहां से कहां लिखा गया। फिर जो सड़कें बनाई, फिर ये यूनिवर्सिटियां बनाई, सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए 3-4 चीजें बड़ी अहम बनती है, मोटरवे से बनती है, पोर्ट से बनती है। आप सुन तो लेना, हिम्मत नहीं है ना, लंगर से फकीर बनती है। बात मुकम्मल कर देते निहाल साहब, अजहर साहब को। जी अजहर साहब, शर्मिंदगी है कि कौम को ऐसे बिला वजह लगे रहते हैं। लोग लंगर खानों में आके खाना खा रहे हैं, आपने कर दिया। आप लंगर खाने बोले यार, आपको शर्म आनी चाहिए। लंगर खाना किसी भी कौम की अच्छी बात नहीं होती मेरे भाई। कर लिया निहाल साहब, अजहर साहब को कंप्लीट करने दें। जी अजहर साहब, खाने आप पूरे यानी कोई लगा देते, आप कौम को पैरों पे खड़ा करें जो नवाज शरीफ खड़ा करता है, सिमेंट बना करके, लैपटॉप दे करके, सड़कें बना करके, पोल बना करके, बिजली घर बना के, खाने लगा के, 16 एकड़ जमीनें देके, येलो कैप दे करके,
उसे कहते हैं। एक एक करके बात कर ले। निहाल साहब जरा बात कंप्लीट कर दे, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप मुझे शर्मिंदगी हो रही है, आपको नहीं हो रही, मुझे ताज्जुब है। ना बुरी तरह से सामने आके फंस गया है। अब जरा सुने मेरी बात सुनिएगा। लंगर खाने जो है वो बेचारे फारूकी साहब के जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है उसके, जेडीसी वगैरह का, और वो सैलानियों का, आप अपना बताएं, सैलानियों का जो फंड था लंगर खाना बेचारों ने जो गरीबों, उस पे भी जाके आपने कब्जा कर दिया एनजीओ के प्रोजेक्ट के ऊपर, और आप कह रहे लंगर खाने लंगर खाने। लंगर खाने वज़ीर आज़म का काम है लंगर खाने करना। ओ भाई सुनो तो मुझे शर्म आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं आ रही? चले अपनी अपनी बारी पे बात कर ले। अजहर साहब आप जरा कंप्लीट करें, उसके बाद निहाल साहब से इसका रिस्पॉन्ड लेते हैं। अजहर साहब देखिए, मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम यहाँ पर यह किसी ने का कान कुत्ता लेके भाग गया, हमने देखना नहीं है, हम पागल बनाई जा रहे हैं। कौन पागल नहीं बनने वाली आप इनसे। उस मोटरवे की बात करते हैं जिसमें करप्शन इतनी थी, और उस मोटरवे के बाद तबाही क्या की है। असल में जो काम उस वक्त होने वाले थे वो बनने वाले थे अपना बुलेट ट्रेन के काम होने वाले थे। आपका पीआईए तबाह हो गया, आपका रेलवे तबाह हो गया। किसने का क्या किया इन्होंने आप अंदाजा लगाए हेल्थ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सुनिएगा, इन्होंने आपकी लोड शेडिंग कितनी कर दी आप खुद सोचने बैठकर। इन्होंने ऑयल का पेट्रोलियम की प्रोडक्ट में 70% तक सेल। चले चले अब निहाल साहब से जवाब ले ले। जी निहाल साहब आप बात मुकम्मल करें। जी निहाल साहब कमाल हो गया। यानी यहाँ बैठकर बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई चीज नजर आए कि जिसको अजहर भाई निहाल साहब को बात करने दें। आपका पॉइंट आ गया। निहाल साहब लोगों को रोजगार भी दिया, नवाज शरीफ को येलो कैश भी दिया, पोर्ट भी बनाया, एयरपोर्ट भी बनाया, कराची एयरपोर्ट भी नवाज समझता है, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं बैठे हो। की जाती है ओ भाई देंगे तो दोनों मौजूद मेहमान हैं, एक एक करके बात कर ले। अजहर भाई अब जरा बात करने दें, निहाल साहब को बात करने दें, फिर आपसे भी बात करते हैं। निहाल साहब जरा आप बात मुकम्मल करें। खात्मा भी हमारे कहाँ पाकिस्तान को दिफाई तौर पे प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम और देने वाला, और कहाँ पाकिस्तान के दिफाई जो चीजें देखिए बारी बारी बात कर ले ताकि ऑडियंस को भी समझ आ सके। कोई मुकाबला नहीं है भाई। एक आदमी पाकिस्तान का सीना चौड़ा करता है, पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करता है, एक आदमी अपना भी मुंह काला करता है। अजहर साहब जरा सुन लें, अजहर सदीक साहब जरा सुन लें प्लीज। एक आदमी नौजवानों को रोजगार दिलाता है, लैपटॉप दिलाता है, दूसरे आदमी नौजवानों के हाथ पे पत्थर देकर के कहता है जाओ जाकर के हमारे हवाई जहाजों पे रोजगार दिलाइए। बताए नाम दे जरा, कितने लोगों को दिलवाइए आपने, नाम बता दें आप। चले आप दोनों का पॉइंट आ गया। कादिर बंदोखेल साहब आप ये बताएं कि ये क्या कोई अनोखा इलेक्शन होने जा रहा है? इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से जो अवामी सर्वेज हैं, जो मीडिया चैनल सर्वे चला रहे हैं, उसको जो है उस पर पाबंदी लगाई गई है। कोई अनोखा इलेक्शन है? इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, 2013 में 18 में इस तरह के सर्वेज आते रहे। इस बार क्या चीज़ अजीब है जो इस पर पाबंदी लगा दी है? देखिए मैंने तो आपसे पहले ही सेगमेंट में ये कहा की कोशिश की जा रही है एमक्यूएम को। जहाँ इलेक्शन शेड्यूल कानून, निहाल हाशमी साहब ये दोनों मेरे भाई वकील है। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस जरा खामोश कराइए भाई, अब मुझे करने दो बात। जी जी, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है कानून बहुत कम टाइम है जी, जरा जवाब दे दें। हाँ, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो तरक्याती काम और ट्रांसफर पोस्टिंग में पाबंदी लगाई जाती है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने मेरे 50 करोड़ पानी की लाइनें जो 2 साल पहले मंजूर हुई थी उस पर पाबंदी लगा ली। ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगाने के बावजूद निगरान हुकूमत ने तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके आईजी तक सब बदल दिए। इलेक्शन कमीशन मुंह देख रहा था, ठीक है। दूसरी तरफ पंजाब में तरक्याती काम चल रहा है, तमाम में मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए लोग अभी तक मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैंने पहले आपसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस तरह चीजें करने से जो जेन्युइन इलाके है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो जेन्युइन वोट मिलता है, उनको भी मशकूक बना रहा है। तो खुदारा इस चीज को ना करे। आप इस तरह की चीजें करके हो तो आप क्या साबित करे हो? आप ये करें, सवाल ये है आप एक पार्टी को रेड कारपेट बिछा के और बाकी की जो ना गला घूंट रहे हो, तो इस तरह इलेक्शन तो नहीं होगा। वो पश्तो के कहावत है साल के बारे में कि ए साल मुझ पे तुम गुजर जाएगा, मैं तो तुम्हें गुजार लूंगा, लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। इलेक्शन तो हो जाएगा, मगर आप तीनों मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत मजे की डिस्कशन चली और होप्स हो के हमारे पास मजीद भी वक्त होता है और मजीद भी ये डिस्कशन जो है इसको जारी रखते। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।